हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज के सेशन में हम जो 12th क्लास का केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ, आज उसके सॉल्यूशन को हम कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है चालकता का एसआई मात्रक क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए चालकता या कंडक्टिविटी जो होती है वो होती क्या है। तो उसे हम कप्पा से शो करते हैं। कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/रो। और रो इक्वल टू क्या होता है आपका RA/L। तो R ए अपॉन में एल अपने कहाँ चला जाएगा, मुंह के ऊपर। तो इससे हम यूनिट का फॉर्मेशन कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर हो गया। आर अपना रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या हो गया, ओम हो गया। और ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस मीटर से एक मीटर तो कट आउट हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 1/ओम इंटू मीटर। ठीक है, 1/ओम को हम क्या लिख सकते हैं, अपने सीमेंस लिख सकते हैं। और ये मीटर अपने ऊपर मूव करेगा तो मीटर इनवर्स बन जाएगा। तो इसके अंदर जो आपका डी जो ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इसके अंदर आपका मैग्नीज है, निकल है, आयरन और क्रोमियम है। तो हमें पता है आपके ये जो अपने सारे जो एलिमेंट आपके ये कौन से हैं, 3D सीरीज के। और 3D सीरीज के अंदर जो मैग्नीज ऑक्सीजन स्टेट शो करता है वो आपका कौन शो करता है, मैग्नीज शो करता है। और कितनी शो करता है, +7 शो करता है। तो इसके अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है FeCO5 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी। तो कंपाउंड ये आपका क्या है, FeCO5 ये दिया हुआ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया आपका ये। तो हमें पता है अगर अपने कोई भी मेटल अगर ओनली कार्बोनाइल लिगेंड के साथ अटैच हो तो हमेशा उस मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, थर्ड का आपने इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका जो दिया वो दिया क्रोमाइट एस का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट। तो देखिए आपके इसके अंदर आपका फोर्थ नंबर जो है उस थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको FeCr2O4। तो ये जो है ये आयरन सेकंड क्रोमाइट का फॉर्मूला और ये किसकी फॉर्म में होता है, ये आपका होता है FeCr2O3 की फॉर्म में। ठीक है, आयरन सेकंड क्रोमाइट। तो ये जो है आपका थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसका सी आंसर हो जाएगा। देन आप फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ है 1 मोल CuCl3 5NH3 विलयन में अधिक के AgNO3 विलयन मिलाने पर AgCl के मोलों की संख्या क्या होगी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेटेड AgCl ऑन एडिंग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ CuCl3.5NH3। तो देखिए ये क्या कह रहा है आपको, वेर्नर थ्योरी जो थी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसके अंदर जो वेर्नर थ्योरी है, ठीक है, उसके अंदर आपको बता रखा है कि 2 टाइप की आपकी वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है कोई भी कंपाउंड होता है उसके अंदर ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। हम इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और ये कैसी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये आयोनाइजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, प्राइमरी प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो अपने ऑक्सीजन के ऊपर अपने क्या करती है, निर्भर करती है। इसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और ये क्या होती है, आपकी आयोनाइजेबल होती है। ठीक है ना, आयनीकृत होती है। तो हमारे को यहाँ पर जो कंपाउंड दिया गया वेर्नर थ्योरी में भी ये सेम ही कंपाउंड दिया है, COCl3.5NH3 दिया हुआ। यहाँ पर जो NH3 है, ठीक है ना, M- आपका ये लिगेंड है, M- ये आपका एक लिगेंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड के अंदर CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। Xcl क्या होता है, माइनस का 1 चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा 0। तो हमें पता लग गया यहाँ पर जो X का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता है जितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके जस्ट डबल अपने ट्वाइस अपने क्या होंगे, जो
सेंट्रल मेटल आयन है उससे अपने लिगेंड या फिर अपने आयन जो है अटैच होंगे। तो जस्ट डबल अपने क्या होंगे इसके अंदर अपने ऑक्सीडेटिव स्टेट के अपने डबल जो आयन है वो अटैच होंगे। देखिए हम अटैच करते हैं, ये आपका CO है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपके लिगेंड है, लिगेंड कौन आपका NH3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने क्या करते हैं NH3 5 NH3 को क्या कर देते हैं अटैच कर देते हैं। ये आपका 5 NH3 अटैच कर दिया। लेकिन अब हम क्या देखते हैं जो CO है इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या है 3 है और इसे जस्ट डबल ऑफ के क्या होंगे अपने जो भी एटम या जो स्पीसीज है वो क्या होगी अटैच होगी, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इन दिस केस क्या होगा आपका जो 3Cl है उसमें से एक Cl क्या करेगा आपका यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कंप्लीट करेगा और यही आपकी प्राइमरी वैलेंसी को भी कंप्लीट करेगा और साथ के अंदर आपके 2 Cl जो है वो इस तरह से अपने प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू अटैच हो जाएंगे। जब अपने इस कंपाउंड को हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के अपने एक्सेस अमाउंट के अंदर अपने रखेंगे तो क्या होगा यहाँ से 2 ही अपने ऐसे Cl है जो अपने क्या है प्राइमरी वैलेंसी का फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो ये अपने AgNO3 से रिएक्ट करेंगे और 2 मोल्स ऑफ AgCl का क्या कर देंगे फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो पूछा गया है ना वो क्या पूछा गया अगर COCl3 5NH3 इसके अंदर अगर एक्सेस अमाउंट में AgNO3 को अपने रखा जाए या रिएक्ट करवाया जाए तो AgCl के कितने मोल हमारे को फाइंड आउट होंगे। तो 2 मोल्स ऑफ AgCl का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो बी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप देन देखिए अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ठीक है। द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो ये तो आपको पता ही Fe+2 आयन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपका ओनली अपने क्या दिया हुआ है Fe दिया हुआ है तो हम अपना Fe सेकंड ऑप्शन है तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी हो जाएगा। देन है उभयदंती लिगेंड है या फिर एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन के अंदर फर्स्ट आपका Cl- आयन जो एनाइन है, सेकंड आपका H2O, ठीक है ना, एक्वा, थर्ड आपका NH3 और फोर्थ जो दिया वो दिया हुआ है NO2-, ठीक है। तो ये देखिए 7 नंबर के अंदर जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है NO2-। तो आपको पता है NO2- जो होता है ये कैसा लिगेंड आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इसके अंदर आपका क्या होता है फर्स्ट टाइम तो ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए, ठीक है, दैट टाइम तो इस लिगेंड को हम क्या कहते हैं नाइट्रो लिगेंड बोल देते हैं। और ऐसी भी कंडीशन जनरेट हो सकती है जब अपने क्या हो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता हो तो दैट टाइम यही जो अपने होता है इसे हम क्या कहते हैं नाइट्राइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एम्बिडेंटेड या उभयदंत लिगेंड होगा वो आपका NO2 हो जाएगा। देन आपका है मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक है, ये अपने 8 नंबर क्वेश्चन जो है मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक है। तो देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए, ठीक है ना, सैलिसिल एल्डिहाइड यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये आपका जो ऑक्सीजन पार्ट 2 जो चैप्टर है, जब पार्ट 2 चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सेकंड पेज है उसके अंदर आपको ये दिया हुआ है। देन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपाउंड दिया हुआ है आपको, देखिए कुछ इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक कंपाउंड आपको गिवन है और इसका आपको क्या पूछा है इसने IUPAC नेम पूछा है। तो ध्यान रखिए आप इस कंपाउंड के अंदर क्या ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से 2 क्या अटैच हो रखे हैं COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो रखे हैं और आपको जो नेम पूछा वो क्या पूछा IUPAC नेम पूछा है। तो जब भी अपने COOH ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन से बाहर हो तो दैट टाइम से हम क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा का पूरा जो है अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सफिक्स यूज किया जाता है। तो अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, ये आपकी बेंजीन रिंग है, नंबरिंग हम कर लेते हैं 1 और 2 नंबर कार्बन पे अटैच है तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेंजीन। देन अपने इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी COOH ग्रुप के 1 और 2 और ये टोटल नंबर में कितने हैं 2 है तो हम क्या लिखेंगे डाई और COOH लॉन्गेस्ट चेन से कहाँ है बाहर है तो हम पूरा लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है अपने C ऑप्शन के अंदर ये नेम दिया हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा। देन आपको दिया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन, नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन के संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। चेंज अकर्स इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल कार्बन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं आपके कौन से होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से जो बने हुए कंपाउंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। जब अपने
उसके ऊपर कोई अटैक जब अपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाला कोई कंपाउंड एक साथ अटैच करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन अटैच होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, जिससे अपने क्या होता है, एक मिड स्पीशीज होती है जो स्टेबल होती है। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उससे अपने जो कार्बोनाइल कंपाउंड का जो कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडेशन या संकरण के अंदर क्या चीज होता है। तो हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट जैसे कि मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया आपका, ये देखिए RCHO ये एल्डिहाइड है, और मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ अपने क्या HCl से, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, तो दैट टाइम इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। हमें पता ही है अगर कार्बन अपने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp3 होता है। कार्बन अपने कभी डबल बॉन्ड बना रखे हो तो वो क्या हो जाएगा, sp2। और अगर अपने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो दैट टाइम इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो क्या आपकी sp2 है। अब अपने क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो RC और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, और CN जो है आपका वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए, और हाइड्रोजन इसके साथ पहले से अटैच है, वो अपनी जगह रह जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर कार्बन जो है सारे के सारे कैसे बॉन्ड बना रहा है, आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो है 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड की हाइब्रिडेशन किस तरह से चेंज होगा। तो हम कहेंगे जो sp2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका sp3 में चेंज हो गया। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो C ऑप्शन है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के हैं, हाफ मार्क्स के हैं। देन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ट्राई मैथिल अमीन के अंदर नाइट्रोजन की संकरण अवस्था है, द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन ट्राईमिथाइल अमाइन। तो देखिए यहाँ पर ट्राईमिथाइल अमाइन कैसा अपने हो गया अमाइन, ये हो गया टर्सरी अमाइन। तो टर्सरी अमाइन के अंदर अपने क्या होगा, ट्राईमिथाइल अमाइन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर नाइट्रोजन के साथ 3 अपने क्या अटैच होंगे, मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, ये तो ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या होगा, आपका लॉन पेयर होगा। तो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये आपके कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो कर लेगा, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से अपने ट्राईमिथाइल अमाइन होगा। तो आपने क्या देखा, इसके अंदर 3 तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और एक क्या लॉन पेयर है, ठीक है ना। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, जिसके अंदर 3 तो क्या होंगे, आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1 क्या होगा, आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 1 क्या आपके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन होगा वो आपका कौन सा होगा, sp3 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो C है। तो 11 का अपना C नंबर जो ऑप्शन है वो राइट होगा। देन आपका 12 नंबर क्वेश्चन, जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय प्राबल्य दर्शाने वाला यौगिक है, द कंपाउंड शोइंग हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये भी अमाइन से आया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। तो आपको पता होगा अगर गैसियस स्टेट के अंदर, ठीक है ना, अगर गैसियस स्टेट के अंदर कभी भी अमाइन की अगर अपने बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाए तब तो क्या होता है, 1 डिग्री से ज़्यादा कौन होता है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज़्यादा कौन होता है, 3 डिग्री होता है। लेकिन ये तो आपको किस में पूछ रहा है, एक्वा सॉल्यूशन में पूछ रहा है। और एक्वा सॉल्यूशन में भी मैंने आपको 2 केस करवा रखे हैं, अगर अपने मिथाइल ग्रुप हो और अगर आपका इथाइल ग्रुप हो। अगर मिथाइल ग्रुप होता है दैट टाइम से क्या होता है, अमोनिया से ज़्यादा, देन आपका क्या होता है 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में क्या होता है आपका 2 डिग्री। और अगर इथाइल ग्रुप हो अमाइन जो कंपाउंड है, तो इन दिस केस आपका अमोनिया से ज़्यादा अपना कौन होगा, 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री से ज़्यादा कौन होगा, 3 डिग्री अमाइन, और फिर लास्ट में कौन होगा 2 डिग्री। तो हमने क्या देखा, चाहे मिथाइल ग्रुप हो चाहे इथाइल ग्रुप हो, दोनों ही केस के अंदर जो हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा वो आपका 2 डिग्री अमाइन शो करेगा। तो यहाँ पर आपका जो 2 डिग्री अमाइन वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, तो वो देखिए आपका है बी के अंदर आपको एक कंपाउंड दे रखा है C2H5 ऑल्टवाइज, देन आपको लिख रखा है NH। तो हमने क्या देखा, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है। अब चाहे ये मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। अगर अपने 1 डिग्री होता तो भी आपका 2 डिग्री अमाइन होता, अगर और इथाइल है तो भी आपका क्या होता, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होता तो भी 2 डिग्री अमाइन जो है वो अपने बेसिक स्ट्रेंथ शो करता सबसे ज़्यादा, और इथाइल ग्रुप में भी यही करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देन आपका देखिए
12 नंबर, सॉरी 13 नंबर, ठीक है ना, 12 नंबर तो ये था। देन आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका निम्नलिखित में से द्वितीयक एमीन कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन अमंग ऑफ फॉलोइंग इज। तो आपको 4 अपने ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये देखिए इसके अंदर जो सी ऑप्शन दे रखा है 13 नंबर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट दे रखा है प्रोपेन टू एमीन, तो ये तो आपका क्या हो गया प्रोपेन टू एमीन। इसके अंदर तो क्या है एमीन ग्रुप अपने 2 नंबर कार्बन पे है, तो ये 1 डिग्री हो गया। पेंटेन 3 एमीन, इसके अंदर भी आपका क्या हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया। अब आपका जो सी ऑप्शन है वो है एन मैथिल एथेन एमीन। तो ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। तो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ एन मैथिल एथेन एमीन, यानी कि ये लीजिए एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन के बाद 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये कैसा आपका हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके डी ऑप्शन को देखें तो वो लिख रखा है एन डाई मिथाइल मेथेन, ये तो 3 डिग्री अमाइन है आपका, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखा है गोलिकाकार प्रोटीन कौन सा है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन इज। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इंसुलिन, केराटिन, मायोसिन एंड कोलेजन। तो आपको ये तो रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। जो इंसुलिन जो होता है आपका वो कैसा प्रोटीन होता है आपका, गोलिकाकार या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। देन है 15 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज क्या है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है ग्लूकोज क्या है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक एल्डोपेंटोज अपने शर्करा या फिर शुगर है। तो एल्डोपेंटोज तो कैसे हो सकता है आपका, पेंटोज शुगर तो आपका क्या होती है, राइबोज शुगर होती है। कीटोपेंटोज ये भी आपके अपने 5 कार्बन की है, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होती है कौन सी शर्कराएं होती है आपकी 6 कार्बन है, एक्सोज शर्कराएं होती है, ठीक है ना। और ग्लूकोज जो होती है एग्जैक्ट वो आपकी क्या होती है, एल्डोज शुगर होती है, जबकि जो आपकी फ्रक्टोज होती है वो आपकी क्या होती है, कीटोज शुगर होती है। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन है वो दे रखा है आपका एल्डोहेक्सोज, ठीक है ना। सी ऑप्शन में क्या लिख रखा है, एल्डोहेक्सोज शुगर। तो ये आपका सी जो है इसका अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है दुग्ध शर्करा, ठीक है, मिल्क शुगर इज। तो मिल्क शुगर ये तो इजी सा क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट है सुक्रोज, देन सेकंड है लैक्टोज, थर्ड आपका माल्टोज और देन आपका गैलेक्टोज। तो इसके अंदर आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लैक्टोज शुगर, ठीक है। बी ऑप्शन है 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो बी ऑप्शन है लैक्टोज शुगर, वही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल आपके कितने क्वेश्चन दिए, 16 क्वेश्चन दिए थे। हर क्वेश्चन अपने हाफ मार्क्स का है, तो टोटल कितने हो गए, 8 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो अभी हमने जो अगर 16 क्वेश्चन किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने कंप्लीट हुआ आपके, वो हो गए 8 नंबर मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपके कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये भी आपके कई दिए हुए हैं। तो देख स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट है आपका वो बोल रखा है इसने मोलरता की इकाई है, द यूनिट ऑफ मोलरिटीज। तो देखिए मोलरिटी की यूनिट क्या आती है आपकी, मोल पर लीटर आपकी, ठीक है, ऐसे यूनिट यही है। और या फिर इसे हम मोलर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी सही। देन आपका हेनरी के नियम का गणितीय रूप क्या है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ आपका हमें पता है, हेनरीज लॉ क्या होता है कि जो भी अपने गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो अपने, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन जो भी गैस है उसके अपने नंबर ऑफ मोल्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की एच आ जाएगा। कई बार इसकी जगह अपने, ठीक है, कंसंट्रेशन में लिखा हुआ मिल सकता है, सी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जो मोल फ्रैक्शन है ये भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, और डायरेक्ट कंसंट्रेशन सी लिख दिया तो ये भी क्या माना जाता है, सही माना जाता है। बाकी आपके जो हेनरीज लॉ बुक के अंदर है वो आपका की एच एक्स वाला फॉर्म दिया हुआ है, तो ये आप लिख दीजिए, ये सही है। देन आपका है थर्ड नंबर आपका फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, अभिकारक। अभिकारक आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनकी जो अधिकतम मैक्सिमम जो गतिज ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपकी होती है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर क्या हो गया, अपने फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्टिनॉइड और
फिल इन द ब्लैंक्स आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व आपके होते कौन से? आंतरिक संक्रमण तत्व है, ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल, एक एक्टिनोड और साथ के अंदर आपके एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि ये साथ में जो है ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होल्ड होते हैं। तो हमें सिंपल सा बताया, एक्टिनोड तो आपको आंसर में दे दिया है, ठीक है ना। एक्टिनोड्स के साथ हमेशा कौन होता है? लैंथेनॉइड होता है, लैंथेनॉइड, इसको कई जगह लैंथेनाइड्स भी कहा गया। और ये कौन सा एलिमेंट है? ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट है और इन्हें कहा क्या जाता है? इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। अगर डी ब्लॉक का बोलता तो वो ओनली क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। देन 5th नंबर आपका दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, ये कंपाउंड दिया हुआ आपको K4FeCN6 और इसके अंदर पूछा हुआ है कि इसके अंदर समन्वय मंडल क्या है, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसको आपको बताना है। तो सिंपल सा ये आपका क्या है? जो ब्रैकेट वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर आपको समन्वय मंडल है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कौन सा हो जाएगा? FeCN6। ये पूरा ही आपका क्या है? एक तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। देन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, बेंजलिक अल्कोहल के अंदर जो OH समूह है ये किस प्रकार से संकृत कार्बन से बंधित होता है? यानी कि बेंजलिक अल्कोहल जो होते हैं उसके अंदर जो OH ग्रुप अटैच होता है वो जिस कार्बन से अटैच होता है उसका संकरण क्या होता है, ठीक है। इन बेंजलिक अल्कोहल OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद, ठीक है ना, विच हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सिंपल सा, ये तो बहुत ही क्वेश्चन इजी सा है। तो हमें पता है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेंजलिक अल्कोहल होते कैसे? तो बेंजीन के ऊपर क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है ना। ये वास्तव में क्या था? टोलुइन था, टोलुइन से एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये जो अपने ग्रुप बना है, ये जो स्पीसीज बनी, ये आपकी कौन सी स्पीसीज है? इस स्पीसीज को हम बोलते हैं बेंजाइल और यहाँ पे अपने OH अटैच हो गया है। तो देखिए ये जो कार्बन है, ठीक है ना, इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दो कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, वो भी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका कौन सा होता है? sp3 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? sp3 संकृत कार्बन या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में sp3 लिखना था। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में अपने परिवर्तित करता है या बदल देता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल सा है, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को, ठीक है, इथेनॉल के अंदर चेंज कर देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम जो होता है वो अपने क्या करता है? फर्मेंटेशन कर देता है किसका? ग्लूकोज का, और जिससे क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, साथ में CO2 बनती है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एयर के एब्सेंस के अंदर ये रिएक्शन की जाती है, आपको पता ही होगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सोडियम बेंजोएट का उपयोग किसके रूप में होता है? सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज, तो सोडियम बेंजोएट का जो यूज है आपका 8 नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, 8 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर सोडियम बेंजोएट का यूज जो अपने कहाँ होता है? तो देखिए ये सोडियम बेंजोएट तो सोडियम बेंजोएट का यूज हम खाद्य परिरक्षक के रूप में करते हैं, खाद्य परिरक्षक, ठीक है ना। चिप्स वगैरह, अचार वगैरह, कई अपने ऐसे अपने थिंग्स जो अपने क्या लॉन्ग समय तक हमारे को रखनी होती है तो वो जल्दी खराब ना हो जाए, इसलिए हम इनका अपने सोडियम बेंजोएट उसके अंदर रख देते हैं, फूड रिजर्वेटिव के फॉर्म के अंदर हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये आपका इसका 8 नंबर का आंसर हो गया। 9 नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कह रहा है विटामिन की कमी से, ये कह रहा है बेरी जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो वैसे तो आप विटामिन बी लिख दीजिए, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कुछ कर नहीं रखा। और एग्जैक्ट लिखना हो तो आप B1 भी लिख सकते हो, थायमिन जिसको बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या आता है? थायमिन, ठीक है। विटामिन B1 लिख दो या ओनली बी लिख दिया अगर किसी ने, तो दोनों ही अपने क्या सही माने जाएंगे। फिर है 10 नंबर जो आपका RNA में उपस्थित शर्करा का क्या नाम है? द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन RNA। ये RNA का फुल क्या होता है आपका? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर कौन सी अपने शर्करा या शुगर होती है? तो पेंटोस शुगर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोस शुगर ही कहते हैं। इसके अंदर जो प्रेजेंट शर्करा होगी वो क्या होगी आपकी? राइबोस शर्करा। तो ये आपका 2nd नंबर क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर आपके 10 क्या थे? आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। और जो ईच फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है वो अपने क्या हाफ मार्क्स का है। तो इस तरह से टोटल आपके 2nd नंबर क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स जो है
वो क्या होते हैं, कवर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स कवर हुए आपके 8 मार्क्स, और सेकंड के अंदर कितने हो गए 5 मार्क्स, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे लोगारिथमिक पर्सन है, टोटल 8 है और ईच क्वेश्चन क्या आपका 1 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड नंबर के अंदर जो फर्स्ट है वो कह रहा है संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट एट ए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी सामान्य ताप और दाब के ऊपर, ठीक है ना, विलय की अधिकतम मात्रा जो आपकी क्या हो किसी विलयन में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे और ज़्यादा अगर आप उसके अंदर विलय को अगर सॉल्यूट को घोलना चाहोगे तो वो घुलेगा नहीं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। देन आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है सोडियम अमलकम विलयन में उपस्थित विलय और विलायक का नाम लिखिए। राइट नेम्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सोडियम अमलकम सॉल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है। सोडियम अमलकम ये है, तो सोडियम अमलगम तो क्या होता है, एक तरह का अलॉय भी मान सकते हो, अलॉय है। सोडियम अमलगम क्या आपका एक तरह का अलॉय है। अब इसके अंदर पूछा है कि इसके अंदर जो सॉल्यूट या विलय वो कौन है, और जो आपका सॉल्वेंट है जिसको हम कह सकते हैं विलायक, ये कौन है। तो अगर आपको ध्यान हो, जो आपका चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके अंदर आपको मैंने बता रखे हैं 9 टाइप के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका सॉल्यूशन है सॉलिड के अंदर आपने किसको मिक्स कर रखा है, लिक्विड को मिक्स कर रखा है, ठीक है ना, इस तरह का सॉल्यूशन है। तो लिक्विड को आपने सॉलिड के अंदर मिक्स किया है, इट मीन्स क्या हो गया, जो सॉलिड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, सॉलिड तो बिहेव करेगा किसकी तरह, सॉल्वेंट की तरह, और जो लिक्विड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका विलय या फिर सॉल्यूट की तरह। हमें पता है सोडियम अमलगम के अंदर ये जो अमलगम यानी मरकरी कैसी होती है आपकी, लिक्विड फॉर्म में होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर सोडियम जो है ये मेटल है और ये कैसी होती है आपकी, सॉलिड होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो विलायक होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा, और विलय जो होगा वो कौन हो जाएगा आपका, मरकरी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। 3 नंबर क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, एक वेग अपने रेट दिए हुए किसी रिएक्शन की k इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिएक्शन दे रही है R, रेट दी हुई है, रेट इक्वल टू क्या लिख रखा है, कोई रिएक्शन है, तो जो रिएक्टेंट है उसकी अपने जो कंसंट्रेशन पावर है वो 1/2 है, और जो सेकंड आपका रिएक्टेंट है B, उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो कितनी है, 3/2 है। अब ये कह रहा है कि उपरोक्त वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कुल कोटि परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो आप ये तो क्या है, पूरी रेट इक्वेशन है। इस रेट इक्वेशन के अंदर ये जो रिएक्टेंट है इनकी जो कंसंट्रेशन पावर है इसका क्या कर दीजिए, आप सम कर दीजिए 1/2 प्लस 3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/2, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी या फिर ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देन आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एनिसोल में उपस्थित मिथॉक्सी समूह का निर्देशी प्रभाव लिखिए, ठीक है। ये एनिसोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है आपकी, एनिसोल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एनिसोल आपका होता है बेंजीन के ऊपर कौन अटैच होता है, OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है ये, राइट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन एनिसोल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर अपने शो करता है कौन, एनिसोल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आपका कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अपने आता है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो वो एनिसोल के अंदर कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक करेगा या अटैच होगा, ये हमारे को बताना है। तो हमें पता है एनिसोल के अंदर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, और मिथॉक्सी ग्रुप के ऊपर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है किसे, बेंजीन रिंग को। और बेंजीन रिंग को जब इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट करेगा तो इसके कारण से क्या होगा, बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस शो होने लग जाएगा, और जब रेजोनेंस शो होगा तो इसके ऑर्थो पर और पैरा पर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो गया, आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। इसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपकी स्पीसीज है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल
या इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लागी। ये अपने कहाँ जाके अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये किस तरह का अपने निर्देशी होगा। तो एनिसोल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ऑर्थो व पैरा निर्देशी होगा, ठीक है ना। द एनिसोल विल बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देन आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त श्वेत अवक्षेप का रासायनिक नाम लिखिए। राइट द केमिकल नेम ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमाइन वाटर। ये भी देखिए बहुत इजी अपने रिएक्शन है। हमारे को पता है जो फिनोल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH अटैच होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ओनली ब्रोमीन लिखा हुआ होता तो अपने ब्रोमीन जो है वो या तो ऑर्थो पर अटैच होता है या फिर कहाँ अटैच होता, पैरा पर अटैच होता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ ब्रोमीन वाटर, और ये ब्रोमीन वाटर की जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी क्या होती है, हाई होती है। तो इन दिस केस क्या होगा, ये आपके जो ऑर्थो है पैरा है, ठीक है। जो ऑर्थो और पैरा, दो आपके ऑर्थो के पोजिशन, एक पैरा के पोजिशन, सभी पर जाके कौन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो इससे आपका एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, ये 2 नंबर, ये आप कह सकते हो 4 नंबर, और ये आपका क्या होगा 6 नंबर। तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसका एफिस नेम क्या हो जाएगा, हेलोजन है, और ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है, अपने हेलोजन से ज़्यादा होती है। तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका, 2, 4, 6। देन टोटल कितने हैं, 3, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, ट्राई, और कौन है, ब्रोमो, और फिर क्या आ जाएगा आपका फिनॉल। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 3 मोल्स ऑफ क्या हो जाएंगे आपके HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। टोटल आपके क्या होंगे 3Br2 अपने रिएक्ट कर लेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन आपका जो इसका जो अपने प्रेसिपिटेट बनेगा वो कैसा बनेगा, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। तो इन दिस रिएक्शन जो व्हाइट पीपीटी वाला कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें जो लिखा हुआ है वो कह रहा है इसका रासायनिक नाम लिखिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। देन आपको दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक कंपाउंड दिया हुआ, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक कंपाउंड दिया हुआ आपका NH2 NHCO NH2, और ये कह रहा है इसका रासायनिक नाम लिखिए। राइट द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमें पता है NH2CO NH2 क्या होता है, आपका यूरिया होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह अगर इतना कंपाउंड होता तो ये यूरिया का कंपाउंड था। तो यहाँ पर क्या है, यूरिया जो था वो NH2CO NH2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने रिमूव करके यहाँ पे एक NH2 अटैच हो गया। तो ये क्या बन चुका है, एक तरह से एमिनो यूरिया बन चुका है। लेकिन इसे एग्जैक्ट क्या कहा जाता है, इसे एग्जैक्ट कहा जाता है सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट नेम होता है वो क्या होता है आपका, सेमी कार्बेजाइड होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेमी कार्बोजाइड हो जाएगा। देन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम 7 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, आपने 1 मार्क्स का है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड और फिनोल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल। तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड 7 नंबर क्वेश्चन है। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी आपकी, कुछ ऐसी हो जाएगी। ये बेंजीन हो गया, डाइअज़ोनियम है तो ये लीजिए डाइअज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसको एजोनियम कहते हैं, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसको क्लोराइड बोल दिया। इसकी रिएक्शन हमारे को करवानी है फिनॉल के साथ। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, जिसके अंदर पैरा पोजिशन पे अपने क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो अटैच अपने रिएक्ट करेगा। तो ये देखिए फिनॉल कुछ इस तरह से हमारे को शो करना है, ठीक है ना। अपने अब इन दिस केस क्या होगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये दोनों आपस के अंदर क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। अपने बेसिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होती है आपकी। तो अब अपने क्या होगा, ये रहा बेंजीन, ये रहे हेजो ग्रुप, और इसी के साथ क्या अटैच हो जाएगा, नया बेंजीन,
और उसकी पैरा पोजीशन में कौन है आपका OH, ठीक है ना। अब इसने इसका क्या पूछा है, इसने कहा बने उत्पाद का नाम लिख दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए अगर अपने इतना ही होता है कंपाउंड तो इसका क्या नाम होता है, एजोबेंजीन, ठीक है ना। लेकिन पैरा पोजीशन पे आपके OH पे अटैच है तो हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है आपका ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज डाई है आपकी ये, ठीक है, ऑरेंज डाई होती है। तो इसका नेम क्या होता है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनेट परीक्षण लिखिए, राइट द आइसोसाइनेट टेस्ट फॉर प्राइमरी एमिन। तो आइसोसाइनेट टेस्ट जो होता है आपका, जिसे हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोल देते हैं, ये ओनली अपने कौन शो करता है, 1 डिग्री अमाइन ही शो करता है। तो हमारी कोई रिएक्शन अपने लिखनी है तो हम लिख लेते हैं, ये लीजिए 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, अमोनिया के साथ अपने एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, ये आपकी कौन सी अमाइन होगी, 1 डिग्री अमाइन होगी। 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हम किससे कर देते हैं, हम एक तो कर देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, और साथ के साथ क्या कर देते हैं, अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं। जब इनके मध्य रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अपने 3 Cl है, तो अपने पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेंगे, 3 KCl। इट मीन्स यहाँ पर KOH के कितने मोल ले लेंगे हम, 3 मोल ले लेंगे। अब देखिए आपका ये 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन ये तो सेपरेट हो गया आपके। अब यहाँ से अपने 3 हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन 4 और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये 3 मोल्स ऑफ किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये भी सेपरेट हो गए, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ वाला जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका RNC। तो ये जो बन गया ये क्या बन गया, एल्कील आइसोसाइनाइड। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही अपने कहा जाता है कार्बाइल अमाइन। इसे कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं, इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है आपकी, ऑफेंसिव होती है। तो हमारे को यही अपने रिएक्शन इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी थी आपकी, ठीक है। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। देन देखिए ये आपका जो बी पार्ट है, सॉरी 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब अपने ये ए सेक्शन में था, ये सारा सारा कौन से में था, जो 3 क्वेश्चन जो थे स्टार्टिंग के वो आपके सेक्शन ए में थे। अब हम सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए गैस ए के 0.5 मोल और गैस बी के 4.5 मोल को मिश्रित करने पर बने विलयन में गैस ए के मोल अंश की गणना कीजिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन सॉल्यूशन मेड ऑन मिक्सिंग 0.5 मोल्स ऑफ गैस ए एंड 4.5 मोल्स ऑफ गैस बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमारे को फाइंड आउट करना है, किसके, ए के मोल अंश की गणना करनी है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे को क्या करना, फाइंड आउट करना है, कहने का ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपका नंबर ऑफ मोल्स किसके दे रखे हैं, ए के दे रखे हैं और बी के दे रखे हैं। तो ए के मोल्स तो आपको कितने हैं 0.5, बी के मोल आपके पास कितने हैं 4.5। ये देखिए आप, हमारे को मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है किसका, ए का। तो हम कह देंगे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और अपन में क्या देगा टोटल मोल्स, यानी कि एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो गया आपका 0.5 और अपन में क्या आ जाएगा 0.5 प्लस के अंदर 4.5, तो ये बन जाएगा आपका 0.5 अपॉन के अंदर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका ओनली 5 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं 0 रिमूव करेंगे, 5 से 5 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1। तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा, या फिर ए का जो मोल प्रभाव या जो मोल बिन है वो कितना आएगा 0.1 आ जाएगा। देन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल 250 ग्राम बेंजीन में घुलित है। ठीक है,
0.05 मोल ऑफ एथेनॉइक अम्ल है जो 250 ग्राम एथेनॉल में प्रेजेंट है। तो विलियम की मोललता ज्ञात करनी है। 0.05 मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, देन कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। तो आपका मोलैलिटी हमारे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसे हम मोललता बोलते हैं। मोललता हमारे को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिखेंगे, गिवन हमारे को दे रखा है 0.05 मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो हमारे को हम क्या करते हैं, आपके जो सॉल्यूट है उसको तो मैं बी से लिख देता हूँ, और जो सॉल्वेंट है उसको मैं किससे लिख देता हूँ, आपका ए से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे को डायरेक्ट ही अपने 0.05 मोल एथेनॉइक एसिड यानी कि जो सॉल्यूट है उसके मोल दिए हुए हैं, यानी गिवन है आपको NB इक्वल टू कितना 0.05। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है आपका वो कितना दे रखा है, सॉल्वेंट आपने दे रखा है 250 ग्राम, यानी कि WA इक्वल टू डायरेक्ट क्या दे रखा है 250 ग्राम। अब हमारे को अपने मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अपने यहाँ पर क्या है, ये ग्राम के अंदर है हमारा, तो और क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। तो आप देखिए, हम ले लेते हैं 0.05 इंटू के अंदर क्या आ जाएगा 1000, और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा 250 ग्राम। यहाँ से 0 को रिमूव करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो ये 3 0 से अपने क्या आ जाएगा, ये कट आउट हो जाएगा, 3 0 कट गए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/5। 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 क्या मोलल। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.2 मोलर हो जाएगा। तो देन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो डैनियल सेल है उसको आप चित्रित कीजिए। ड्रॉ द डैनियल सेल का आपने डायग्राम मैंने आपको बनवा रखा है। डैनियल सेल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 कंटेनर होते हैं। सही है, डैनियल सेल में क्या होते हैं आपके 2 कंटेनर होते हैं। दोनों कंटेनर जो होते हैं वो आपस के अंदर किससे अटैच होते हैं, वो आपस के अंदर आपके सॉल्ट ब्रिज से अटैच होते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या फिल किया होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगार और कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि आपका KNO3 में यहाँ पर ले लेता हूँ, ये फिल किया हुआ होता है। जो आपका फर्स्ट कंटेनर होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके क्या होती है, कॉपर की रोड होती है, सॉरी जिंक की रोड होती है। और सेकंड जो कंटेनर होता है उसके अंदर कौन सी रोड होती है, आपकी कॉपर की रोड होती है। तो देखिए, जो फर्स्ट कंटेनर होता है उसके अंदर आपका जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, आपका ZnSO4 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो रोड होती है वो आपकी कौन सी होती है, जिंक रोड होती है, जिसको जिंक इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। ये दोनों रोड जो होती है आपकी वो आपस में अटैच होती है इस तरह से। ठीक है, सेकंड जो है वो रोड कौन सी आपकी कॉपर रोड है, या कॉपर इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। सेकंड सॉल्यूशन के अंदर आपका CuSO4 सॉल्यूशन जो होता है वो आपका फिल किया होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो फर्स्ट कंटेनर है, जिंक जो है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनोड। इसको हम एनोड हाफ सेल भी बोल देते हैं। और ये आपका क्या होता है, कैथोड हाफ सेल होता है। एनोड हाफ सेल है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो मूव करते हैं आगे की ओर। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो जो करंट होगी वो आपकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर मूव कर रहे हैं, और आपके करंट जो है वो इस तरह से मूव कर रही है। और सॉल्यूशन जो है आपस के अंदर वो अपने सॉल्ट ब्रिज के थ्रू अपने क्या होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है जिसके अंदर आपने क्या फिल किया हुआ है, अगार आर्गन KNO3, जो आयनों के अपने जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। तो ये आपका जो डैनियल सेल था, ये इसका अपना डायग्राम है, इसको आपको बनाना था। और इसको बनाने से आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 1.5 नंबर मार्क्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो आपको गिवन है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन थर्ड का जो है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन ये है,
7 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ये है, इस अभिक्रिया के लिए अर्धधारी की गणना कीजिए। द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए आपको वेग स्थिरांक यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 1.386 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है, सेकंड इनवर्स। अब आपको पूछा क्या है, पूछा आपको है टी हाफ, अर्धआयुकाल आपको पूछा है। तो ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट क्या, जो टी हाफ होता है वो क्या होता है आपका 0.693 अपॉन में क्या होता है, 0.693 अपॉन में क्या होता है, के होता है। यहाँ पर हमारे को के जीवन है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1.386 इंटू 10⁻⁻14। तो अब देखिए आप इससे तो ये अपने क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट तो रिमूव हो जाएगा। और आप देखना ये इसका नियर अबाउट क्या है 2 टाइम है, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻14। इसको हम ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं तो ये बन जाएगा 10⁻+14। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 इंटू में 10⁻14, और इसे भी अपने और हम क्या कर देते हैं सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, तो अपने ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 10⁻30, ठीक है। तो टी हाफ जो है आपका वो बन जाएगा 5 इंटू 10⁻30 सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतराकाशी यौगिकों के कोई 3 गुण बताइए। राइट एनी 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट में से ये आया है आपका। तो आपका जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं इनकी अपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते कैसे हैं, जो भी आपका एलिमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ नॉन मेटल क्या हो जाते हैं अपने इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाते हैं, जिससे अपने क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो इसकी क्या विशेषताएं होती है, पहली विशेषता दी होती है बहुत ज़्यादा क्या बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं, ठीक है, कठोर हो जाते हैं। सेकेंड क्या हो जाता है, ये अपने केमिकली क्या बन जाता है, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, ठीक है, रासायनिक रूप से क्या हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं। और सी हम लिख सकते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है वो काफ़ी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये इसकी हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, संक्रमण धातुएं जो होती है वो उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करती है, क्यों करती है। वाई ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन। तो देखिए ये भी आपका कहाँ से क्वेश्चन आया, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट से आया कि जो आपके संक्रमण धातुएं होती है, यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये आपका कैटालाइटिक प्रॉपर्टी या फिर उत्प्रेरक के गुण जो है वो क्यों शो करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ये क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शाते हैं। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपने लार्ज, ठीक है ना, लार्ज सरफेस अपने प्रोवाइड कराते हैं। जो भी अपने एलिमेंट रिएक्शन करता है, ठीक है, उसको रिएक्ट करने के लिए अपने सरफेस के ऊपर लार्ज सरफेस को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जिससे रिएक्शन क्या हो जाती है, इजीली हो जाती है। और सी हम लिख सकते हैं, इन ये जो एलिमेंट होते हैं इनके डी ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी सबसेल। इनके डी उपकोष के अंदर अपने क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से ये क्या होते हैं, आपके उत्प्रेरक के गुण को दर्शाते हैं। ये जिसका क्वेश्चन आया था। देन 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह होते हुए भी क्लोरीन समूह जो है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में ऑर्थ और पैरा निर्देशीय होता है, क्यों। Despite being an electron withdrawing group, why Cl group is ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution reaction? Give reason। बिल्कुल ठीक है आपका। अगर क्लोरीन जो है, क्या क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन जो है अगर बेंजीन से अटैच है तो हमें पता है क्लोरीन की जो नेचर होती है वो क्या होती है आपकी
नेचर ये होती है कि ये अपने इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब ये बेंजीन से अटैच होता है तो इसके अंदर प्लस एम या फिर प्लस आर जो इफेक्ट होता है वो अपने ज़्यादा क्या होता है, डोमिनेट होता है। ठीक है, प्लस एम या प्लस आर जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, जिसके कारण से ये क्या शो करने लग जाता है, रेजोनेंस या फिर अनुनाद दर्शाता है। और जब ये अनुनाद दर्शाएगा तो उसके अंदर क्या करेगा, ये क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर भी कितने हैं इसके पास, 3 लोन पेयर है। तो ये इजीली अपने क्या करता है, एक लोन पेयर को बेंजीन को डोनेट कर देता है। जैसे ही बेंजीन को डोनेट करेगा तो इसके अंदर अनुनाद शो होगा, और अनुनाद शो होने का इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, अपने नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ जाएगी, काफ़ी हाई आ जाएगा। अभी हमने पीछे देखा था एनिसोल वाला केस, एनिसोल के अंदर क्या था, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन और CH3 अटैच था, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, वो भी अपना लोन पेयर क्या करता, बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा था, जिससे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही थी। क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो बेंजीन को है वो डोनेट करा, जिसके कारण से क्या हो रहा है, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। अतः ये अपने क्लोरोबेंजीन जो होता है वो अपने क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिनॉल की रिएक्शन करनी है आपको सांद्र HNO3 से। ठीक है, और ये कह रहा है इससे जो भी अपने यौगिक बनेगा उसका IUPAC नेम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन फिनॉल की रिएक्शन हमारे को करवानी है HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और वो भी आपका कौन सा है, कंसंट्रेट है। तो हमें पता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड जब फिनॉल से रिएक्शन करेगा तो ये अपने 3 पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, NO2 और NO2। ठीक है, HNO3 का जो डिसोसिएशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है आपका, NO2 तो क्या चार्ज होता है प्लस, और साथ में OH में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पर क्या होगा, यहाँ पर जो अपने ऑर्थो और पैरा पर जो हाइड्रोजन होंगे, ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ के OH से रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ किसका बना लेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो NO2 है इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, जिससे अपने क्या एक कंपाउंड बन जाएगा। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अल्कोहल 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 2, 4, 6 पर नाइट्रो ग्रुप है, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और क्या बोल देते हैं इसको, फिनॉल। ये इसका IUPAC नेम हो गया। और अगर एसिड की फॉर्म में पूछता तो इसका नेम क्या होता, आपका पिक्रिक एसिड हो जाता। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड है, ये उसका क्या है, IUPAC नेम है आपका। ये हमने कर लिया, 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। देन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 413 केल्विन ताप पर एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर यौगिक X बनता है। X का IUPAC नेम और निहित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। कंपाउंड X इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग इथेनॉल with concentrated H2SO4 8413 Kelvin temperature। ठीक है, राइट द IUPAC नेम ऑफ X एंड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, ये बात एथेनॉल को अपने 413 केल्विन 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या करना है, हीट करना है, किसकी प्रेजेंस के अंदर, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर। तो ये कह रहा है कौन सा कंपाउंड बनेगा और कौन सी रिएक्शन अपने इसमें होगी। 12 नंबर क्वेश्चन आपका ये। तो ये देखिए इथेनॉल आपका क्या होता है, C2H5OH होता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर 443, ठीक है ना, 443 होता तो एल्कीन बनता, दैट टाइम एलिमिनेशन रिएक्शन शो होती। लेकिन अभी जो टेम्परेचर है वो 413 केल्विन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के ऊपर इथेनॉल के 2 मोल जो होते हैं वो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 2 मोल होंगे तो एक इथेनॉल का OH और एक का H मिलकर क्या बना लेगा, आपका H2O, और 2 इथाइल ग्रुप आपस के अंदर ऑक्सीजन से अटैच हो जाएंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक तो ये रिएक्शन इसने पूछी है, ये हमने लिख दी। इसने कहा एक्स का आईपीसी नेम भी लिखिए। तो देखिए एक्स जो आपका है, जो कंपाउंड बन रहा है वो एक्स यही है, और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, तो ईथर है। ईथर का आईपीसी नेम क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो एल्काइल किसी भी एक छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ, लेकिन इसके साथ तो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो इथाइल प्लस ऑक्सी, तो नेम क्या हो जाएगा आपका इथॉक्सी। और दूसरा जो अपने ग्रुप है इसको हम एल्केन के फॉर्म में क्या बोल देंगे, इथेन। तो इसका जो आईपीसी नेम है वो क्या हो जाएगा आपका इथॉक्सी इथेन। अगर वो इसका कॉमन नेम पूछता तो हम लिख देते डाई इथाइल ईथर। ठीक है, देन देखिए आप, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हुआ। देन आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन की ओलियम से विक्रिया करते हैं तो ए बनता है, और फिर अपने एनियोस के साथ गर्म करके एसिडिक मीडियम में से रिएक्ट करवाते हैं तो बी बनता है। तो ये कह रहा है ए और बी के रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला लिखिए अपना, और रिएक्शन भी लिखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा बेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को किसके साथ रिएक्शन करवाना, ओलियम के साथ। ठीक है, तो ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर क्या होता है H2H2O7। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये जो है किसके फॉर्म में प्रेजेंस होता है, H2SO4 प्लस SO3। तो यहाँ जब रिएक्ट करने की बात आएगी ना तो H2SO4 बेंजीन पे रिएक्ट करेगा, तो अपने क्या बना लेगा, बेंजीन का H और H2SO4 का OH, वाटर अलग हो जाएगा यहाँ से, और SO3 H ग्रुप अपने बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। तो पहला तो आपका ये X का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सेकंड ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन आप किससे करवा देते हो, फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन में दिया। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको NaOH से रिएक्ट करवा के क्या करते हो, हीट करते हो, ये है। तो पहले हम इसके NaOH से रिएक्शन करवा लेते हैं। NaOH से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ का OH और यहाँ का H क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और Na जो है इस हाइड्रोजन की प्लेस पर चला जाएगा, ये बना लेगा SO3 Na, और साथ में कौन आ जाएगा, बेंजीन। साथ ही दैट टाइम आप इसको जब हीट करोगे, ठीक है ना, हीट भी साथ में चल रहा है, तो यहाँ से SO2 गैस भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जब यहाँ से SO2 गैस निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, सोडियम इथोक्साइड आ जाएगा, और सोडियम इथोक्साइड को आप एसिडिक मीडियम के अंदर जब रिएक्ट करवाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम के तरफ रिएक्ट करवा रहे हो तो Na के प्लेस पर कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हो इसके HCl से रिएक्ट करवा रहे हो तो यहाँ का Cl और Na क्या निकल जाएगा आपका, NaCl अलग हो जाएगा, H जाके अटैच हो जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। तो X तो आपका क्या है ये, और Y आपका क्या है, ये वाला कंपाउंड। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसने जो कहा है वो कहा है, सॉरी A और B बोल रखा है, मैंने X और Y लिख दिया। ये आपका A है और ये आपका क्या है, B है। तो ये कह रहा है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ A एंड B इन अबव रिएक्शन सीक्वेंस। तो A का फॉर्मूला था आपका क्या होगा, ये होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और B जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये आपके 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। इतना कर दोगे तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। देन आपका कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य की अमोनिया के साथ तुलना कीजिए। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन विद अमोनिया, यानी कि अमोनिया और एनिलीन के अंदर ज़्यादा बेसिक कौन होगा या कौन कम बेसिक होगा, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो ये देखिए अमोनिया है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अटैच होता है, और नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर होता है। अगर इसके बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, ठीक है ना, अगर इसके बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ज़्यादा अपने बेसिक स्ट्रेंथ कौन शो करेगा, अमोनिया शो करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एनिलीन है, एनिलीन के अंदर बेंजीन के ऊपर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या होगा, वो रेजोनेंस शो करने के लिए बेंजीन के अंदर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। इससे क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अपने प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, वो हमें रेजोनेंस शो करेगा। मोस्ट ऑफ टाइम अपने क्या करेगा, बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस शो करते टाइम हमें घूमता रहेगा, जिसके कारण से यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी लेस हो जाएगी। यहाँ अमोनिया के अंदर इजीली अपना ये लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है,
और ये लुईस बेस की तरह क्या करेगा, इजीली बिहेव करेगा। तो अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो अमोनिया विल बी मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, अमोनिया जो होता है वो एनिलीन की तुलना के अंदर ज़्यादा अपने क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, ये आपका कितने नंबर क्वेश्चन हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन गया। देन आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को चित्रित कीजिए, यानी कि ड्रॉ द हेलिक्स स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, ड्रॉ द डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की अपने द्विकुंडलित संरचना को बनाना होता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को कुछ इस तरह से बनाना होता है हमें। ठीक है, ये बहुत ईजी सी है, मैंने आपको बनवा रखा है। और हमें पता है क्या, ये दो आपके क्या होता है, थ्रेड या रज्जुक होते हैं। जो आपका एक रज्जुक होता है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक है, मान लो अपने, ठीक है, ये प्यूरिन का अपने एडिनिन है, तो दूसरे का अपने क्या आ जाएगा, थायमिन आ जाएगा, और वो भी क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह अपने अगर साइटोसिन आता है तो इसके साथ हमेशा कौन आ जाएगा, आपका ग्वानिन आ जाएगा। और अगर थायमिन है तो उसके साथ एडेनिन आ जाएगा। इस तरह से हमारे को अपने ये स्ट्रक्चर बनानी थी। ये लीजिए, तो ये आपकी क्या है, डीएनए की द्विकुंडलित या द्विरज्जु की संरचना है। ठीक है ना, इसके अंदर आपके दो स्ट्रैंड है, और ये एडेनिन, ये थायमिन, ये साइटोसिन और ग्वानिन। साइटोसिन और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंध के थ्रू अपने अटैच होते हैं। एडेनिन और थायमिन जो होते हैं अपने द्वि हाइड्रोजन बंध के थ्रू अटैच होते हैं। ये आपका जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये आपके जो बी पार्ट है या बी सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर जो हर क्वेश्चन था वो आपका क्या था, 1.5 मार्क्स का था। इजी सा पेपर है बिल्कुल ही। अब हम सी सेक्शन को इसके स्टार्ट करते हैं। सी सेक्शन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके और वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, और हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है। तो पहला देखिए 16 के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया वो क्या बोल रहा है आपको, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो अभी हमने पीछे बताई थी। द टोटल नंबर ऑफ पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी आपकी, जो भी वेग समीकरण है उसके अंदर जो सांद्रताएं होती है, सांद्रता के ऊपर जो भी पावर होती है, उन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, ये आपके अभिक्रिया कोटि की परिभाषा होगी। 1 नंबर क्वेश्चन देन आपका दे रखा है, छतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। एक्सप्लेन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो छतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले तो होती क्या है, तो दैट रिएक्शन इन विच मॉलिक्युलरिटी इज 2 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी अपने अभिक्रिया या ऐसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया कोटि तो कितनी हो, 1 होती हो, लेकिन उसकी अनुसंख्यता कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब ये कह रहा है ऐसे अपने उदाहरण द्वारा भी समझाओ। तो अपने इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रथम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए C12H22O11, ये आपका क्या सुक्रोज मान लीजिए। सुक्रोज का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो ये आपका क्या बना लेगा, C6H12O6 प्लस के अंदर भी क्या आ जाएगा, C6H12O6। ठीक है, अगर मैं इसे बोलता हूँ ये सुक्रोज है तो ये क्या बन जाएगा, आपका ग्लूकोज बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका फ्रक्टोज। तो इस रिएक्शन के अंदर आपकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो तो आपकी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है, और इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको हम अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन अगर मॉलिक्युलरिटी की बात आएगी, ठीक है, अणुसंख्यता की बात आएगी, तो इस मॉलिक्यूल को हमने कंसिडर किया जाता है, इसे भी किया जाता है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर दूसरा एग्जांपल लेना हो तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है, सॉरी एस्टर की अपने वाटर के साथ रिएक्शन जो होती है, जिससे अपने क्या बनता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बनता है, वो भी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी एग्जांपल लिखा है सही है अपने। इसी का जो और वाला पार्ट है, ये तो आपका एक पार्ट था, इसी का अपने और वाला पार्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये आणविकता या अणुसंख्यता एक ही है, ये क्या होती है,
तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नॉन एज मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्री या सरल अभिक्रिया के अंदर अणुओं की वह संख्या जो अपने क्या करते हैं, अपने रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, उन अणुओं की संख्या को हम अणु संख्या कहते हैं। These molecules are present in proper orientation and with effective collision। ये जो अपने अणु होते हैं ये अपने एक विशेष अपने व्यवस्था के अंदर और इफेक्टिव प्रभावी संगत के साथ उपस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भी अभिक्रिया के अंदर बहुत सारे अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे के सारे अपने क्या करते हैं, टक्कर तो करते हैं लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। तो वही अपने मॉलिक्यूल जो अपने इफेक्टिव कोलिजन प्रभावी संगत करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, अपने अणुसंख्यता या फिर आणविकता कहते हैं। तो देखिए 16 का जो ओवरऑल जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने में संकरण ऊर्जा की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन द फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यानी संकरण ऊर्जा का क्या अपने रोल होता है किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने के अंदर। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण से अपने जो क्रियाकारक अणु है वो एनर्जी बैरियर को, ठीक है ना, ऊर्जा अवरोध को पार करके अपने क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। दैट मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी थ्रू विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना। और ये कह रहा है इसके अपने किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी में क्या रोल है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के लिए अपने सक्रियण ऊर्जा का मान जो होता है वो कम होता है तो रिएक्शन क्या होती है, जल्दी होती है। और अगर किसी भी रिएक्शन के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है उस रिएक्शन का क्या अपने चांसेस क्या होते हैं, कंप्लीट होने के कम होते हैं। तो ये आपका क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी का रोल था। देन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, CONH3 और इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपका है +3। ठीक है। इस संकुल की ज्यामिति अच्छा और चुंबकीय प्रकृति को समझाइए। ठीक है। एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले तो आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है कौन है, कोबाल्ट है। इसके हम ऑक्सीजन स्टेट को निकाल लेते हैं। कोबाल्ट के ऑक्सीजन निकालने के लिए यहाँ पे X, ये एमाइन लिगेंड है, इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है और कुल क्या आ जाएगा +3। तो हमें यहाँ से पता लग गया यहाँ पर कोबाल्ट के जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या आपका +3 है, पहली चीज़। सेकंड, अब हम इसका अपने हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है आपका, कोबाल्ट जो है देख लेते हैं, SCTiVCrMnFeCO, ये 27 नंबर पे आपका एलिमेंट होता है। तो कोबाल्ट का हम पहले तो हम जनरल अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3d7 4s2, लेकिन इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 है। तो हमारे को कोबाल्ट +3 के अंदर हमारे को लेना है। तो कोबाल्ट +3 में क्या आ जाएगा आपका 3d6, देन आपका क्या आ जाएगा 4s0 और साथ के अंदर आपका क्या हो जाएगा 4p0 और साथ में क्या आ जाएगा 4d भी क्या होगा 0 होगा, लेकिन उसे हम रहने देते हैं। अब हमारे को ये देखना है इसके अंदर कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड है वो कौन अटैच है, एमाइन लिगेंड अटैच है। एमाइन लिगेंड जो होता है ये कैसा लिगेंड होता है, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसे हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड भी कहते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड अगर होगा तो ये क्या करेगा, इनर डी ऑर्बिटल जो है उसको अपने क्या करेगा, अपने लेने की कोशिश करेगा। तो हम देख लेते हैं कोबाल्ट +3 जो है इसके केस के अंदर हम 3d6 देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है और 4p के अंदर भी क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है आपका। अब 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके कोबाल्ट +3 की क्या है, अपना नॉर्मल अपने क्या है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, या फिर हमने स्ट्रक्चर बना दी, ये 4s और ये 4p। अब हम क्या करते हैं, ये अगर d जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इनसाइड क्या करेगा, अपने मूव करेगा। तो ये आपका आ जाएगा CO+3, कौन सी स्टेट आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। इसके अंदर क्या होगा आपका 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका 3d। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इनसाइड आ गए। तो ये देखिए 1 और ये 2, और यहाँ से हमारे को 2d ऑर्बिटल क्या हो गया, वैकेंट हमारे को फॉर्म हो गए हैं या हमारे को प्रोवाइड हो गए हैं।
तो इन दिस केस जो होगा, जो कोबाल्ट जो होगा, ठीक है ना, वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, वो करेगा D2sp3। तो ये 2 और ये आपके बाकी 4, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके 6 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। और जो एमाइन लिगेंड है, ठीक है ना, एमाइन लिगेंड है, 6 एमाइन लिगेंड जो है वो अपने क्या करेंगे, एक एक लोन पेयर को डोनेट करेंगे और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, CONH6 + 3, इससे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे। इससे यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग पेयर के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर आपके जो अपने हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन तो कौन सा हो गया हमारा, D2sp3 हो गया, ठीक है, हमारे को ये पता लग गया। देन इसके अंदर 6 लिगेंड अटैच है आपके, तो सिंपल सा है, इसकी जो ज्यामिति होती है वो ज्यामिति कैसी होती है, ज्यामिति हमेशा कैसी, उसकी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, इसकी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, जिसके अंदर ये कोबाल्ट है और 6 आपके क्या हो जाएंगे, NH3 लिगेंड जो है, एमाइन लिगेंड जो है वो अटैच हो जाएंगे। कुछ इस तरह से अपने ये एमाइन लिगेंड जो है इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका एक तो इसकी ज्योमेट्री हमारे को पूछे, फिर इसका पूछा है आपने क्या कि इसके अपने मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। तो देखिए आप जब अपने CO+3 एक्साइटेड स्टेट में आता है, हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में चला जाता है, तो जो 3D ऑर्बिटल, यहाँ से ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इनमें तो अपने एमाइन लिगेंड ने अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बना लिया है। पीछे जो ये अपने हमारे पास ऑर्बिटल बचे हैं, इन ऑर्बिटल में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हो वो कैसे हैं, आपके फुलफिल्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी जो नेचर होगी, इस कंपाउंड की जो नेचर होगी आपकी, वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, प्रति चुंबकीय। इसकी जो नेचर हो जाएगी वो होगी कैसे हो जाएगी, प्रति चुंबकीय हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यामिति या फिर स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये आपका एक हुआ है। अच्छा, इसी का आपने और वाला सेकंड पार्ट दिया हुआ आपने चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी, चुंबकीय प्रकृति इसकी हो जाएगी आपकी प्रतिचुंबकीय, और इसकी जो ज्यामिति वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफल की हो जाएगी। 17 नंबर का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर भी एक कंपाउंड दे रखा है आपको COF6, चार्ज है -3। ये देखिए 17 का और वाला जो बी पार्ट है वो क्या देगा, COF6, चार्ज है इसके ऊपर -3। इसके बारे में क्या पूछा है, एक तो इसकी पूछी, इसकी ज्योमेट्री पूछी है, और सेकंड पूछा है इसका मैग्नेटिक नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड इसका मैग्नेटिक नेचर, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने क्या करेंगे, हम इसके अपने स्टेट निकालेंगे। तो CO को क्या मानेंगे x, F को -6 इक्वल क्या आ जाएगा, -3, तो x इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा 3। तो हमारे को पता लग गया यहाँ पर भी कॉपर जो है वो +3 के अंदर है, तो कोबाल्ट 27 अभी हमने देखा था। 3D क्या होता है 7, 4s क्या होता है आपका 2 होता है, और 4p क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। और इसी तरह 4D भी होता है इसके अंदर। अब देखिए कोबाल्ट जो है, पहले हम कोबाल्ट ये आ गया, अब हम इसको कोबाल्ट +3 में ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3D6, देन क्या आ जाएगा 4s0, 4p0 एंड 4d भी 0 आ जाएगा। अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर जो फ्लोरीन आपका जो लिगेंड है, ठीक है ना, वो फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, फ्लोरीन आपका है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है ना। जो आपके हैलोजन होते हैं, ठीक है, ऑक्सलेट होता है, OH होता है और वाटर होता है, ये सारे के सारे कैसे लिगेंड है आपके, ये आपके है वीक फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखा जाए तो NH3, ठीक है ना, NO2, ठीक है ना, Cl और CO, 4 लिगेंड्स होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जो पहले वाले कंपाउंड के अंदर एक आपका था। तो अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका क्या होगा, आउटर d ऑर्बिटल को क्या करेगा, आउटर जो d ऑर्बिटल था उसको पार्टिसिपेट कराएगा। तो यहाँ जो हम CO+3 कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का हम बना लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका 4s जो खाली है, 4p ये भी खाली है, और 4d भी आपका क्या है, खाली है। ये 4s है, ये 4p है, ये क्या 4d है। ये आपका जो 3d है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अभी फुलफिल किए हुए हैं।
अब अपने हमने पहले बता दिया वीक फील्ड लिगेंड है, आउटर डी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करवाएगा, यानी इनर डी ऑर्बिटल पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम CO+3 के अंदर जब हाइब्रिडेशन देखेंगे तो हाइब्रिडेशन जो होगा वो आपका कौन सा होगा, एक तो S 3p और 2 डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, ये तो आपके 3d6 वाले 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 6 ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, आपका sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। एक तो ये चीज, ठीक है। यहाँ से हमारे को ये पता लग गया। अब वही है सेम, इसके अंदर आपके क्या होंगे 6 फ्लोरीन जो होंगे वो अपना लॉ पे डोनेट करेंगे और अपने क्या बना लेंगे CO6 - 3 इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका अगर ज्योमेट्री देखोगे तो ज्योमेट्री आपकी फिर से क्या बन जाएगी, आपकी ऑक्टाहेड्रली बनेगी, ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफल की जो ज्यामिति है उसका फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर एक CO जो होगा तो वो 6 फ्लोरीन से क्या होगा, आपका अटैच होगा, घिरा हुआ होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। और अब आता है इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, चुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर में आप देखिए इसके बनने के बाद में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अभी भी अनपेयर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये मूव करेंगे तो इसके कारण से इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाएगी आपकी, जिसको हम क्या कहते हैं अपने पैरामैग्नेटिक। तो इसकी जो नेचर हो जाएगी वो अपने चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक नेचर की हो जाएगी। तो ये आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ आपका। देन देखिए आप 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझाइए। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, समावी हाइड्रोएल्केन में श्रृंखलन बढ़ने के साथ पथना कम क्यों हो जाते हैं, ठीक है ना। श्रृंखलन का मतलब क्या हो गया आपका, श्रृंखलन का मतलब हो गया आपका ब्रांचिंग, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया आपके सामने 5 कार्बन, एक में आपके सामने ये ले लेता हूँ और एक में आपके सामने ये ले लेता हूँ। तो तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। फर्स्ट कंपाउंड वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, सेकंड के अंदर 1 ब्रांच है, जो आपका थर्ड नंबर कंपाउंड है इसके अंदर मैंने आपके 2 ब्रांच बना दिया। हमने क्या देखा, जैसे जैसे कंपाउंड के अंदर ब्रांचिंग अपने इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये ब्रांच जो होती है वो अटैकिंग अपने एरिया को क्या कर रही है, अपने इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर अटैक क्या हो सकता है, इजीली हो सकता है, जबकि यहाँ पर आपके टर्मिनल कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है। तो जैसे जैसे शाखा का अपने क्या होता है, बढ़ना होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वहाँ पर अपने क्या होता है, उसका क्षेत्रफल जो होता है वो कम होता चला जाता है, जिसके कारण इजीली वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, और इजीली रिएक्ट करने के कारण उसके जो कथनांक होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा था आपका। सेकंड है, समावी डाई क्लोरोबेंजीन के पैरा समावी का गलनांक ऑर्थो और मेटा समावी की तुलना में अधिक क्यों होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स आइसोमेरिक डाई क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल ठीक है बात। ये सेकंड नंबर पार्ट है, ये कह रहा है अगर आप पैरा वाला पैरा डाइक्लोरोबेंजीन लेते हो तो इसका जो अपने मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, वो अपने ऑर्थो वाले से और साथ के अंदर मेटा वाले से, इन दोनों से ही क्या होता है, अपने ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, तो इसकी जो अपने इसका कारण क्या है, इसकी जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो अपने ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन जो होते हैं इनकी तुलना के अंदर जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होती है उसके अंदर जो अपने निबिड़ संकुलन की जो अपने सामर्थ्य होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण से इसके अंदर जो बने हुए बंध होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण से इसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। देन आपका है, किसी ध्रुवण गुणक यौगिक का रेसिमिक मिक्सचर सदैव ध्रुवण अगुणक होता है। द रेसिमिक मिक्सचर ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज ऑलवेज
ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल ठीक है। आप कह सकते हो रेसिमिक मिक्सचर जो होता है, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर जो होता है, रेसिमिक मिक्सचर के अंदर 50% तो आपका क्या होता है, डी आइसोमर होता है, और 50% ये क्या होता है आपका एल आइसोमर होता है। तो ये जो डी आइसोमर होता है ये लाइट को क्या करता है आपका राइट साइड मूव करता है, एल क्या करता है वापस लेफ्ट साइड मूव कर देता है, ठीक है। जो डी आइसोमर है वो लाइट को अपने क्या करता है दक्षिणावर्ती घुमाता है, एल वापस उसको वामावर्ती घुमा देता है। ये इसके इफेक्ट को और ये इसके इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, जिससे जो रेसिमिक मिक्सचर है वो क्या होगा आपका अध्रुवक हो जाएगा, प्रकाशीय अध्रुवक पदार्थ हो जाएगा। ये 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसके अंदर भी और दे रखा है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो केवल रासायनिक समीकरण 18 के अंदर और का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन करना है। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ये लीजिए डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। इससे हमारे को आयोडो बेंजीन बनाना है। तो ये लीजिए आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो हमारे को बीडीसी वाली जो चैप्टर है हाइड्रोजन वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने देखा था के के साथ अगर रिएक्शन कर दो तो आपने क्या बन जाता है हाइड्रोजन। को प्रोडक्ट लिखते हो तो आपकी मर्जी है, और नहीं भी लिखते हो तो भी आपकी क्या है मर्जी है, ठीक है। ये आपके को प्रोडक्ट बन जाएंगे। सेकंड आपको क्लोरोबेंजीन से आपका क्या बना, डाइफेनिल बना। देखिए क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl, और हमारे को जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है आपका डाइफेनिल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कब बन सकता है, जब इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, सोडियम से करते हैं। तो इसके कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे, ठीक है। और सोडियम के भी कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। यहाँ पे को प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो क्या होता है आपका फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अगर यही सेम रिएक्शन RX के साथ होती और सोडियम रिएक्शन करता है 2 मोल्स के साथ तो बनाता क्या आपका एल्केन बनाता है। दैट टाइम उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। और अगर हेलोबेंजीन के साथ होती है तो इस रिएक्शन का नाम क्या आता है आपका अपने फिटिंग रिएक्शन होता है। देन आपका क्लोरोएथेन से हमारे को एथीन का फॉर्मेशन करना। तो थर्ड पार्ट देखिए आप, क्लोरोएथेन का मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 Cl, और इससे हमारे को बनाना क्या है, एथीन बनानी है। ये लीजिए, अब हमारे को पता है एलिमिनेशन रिएक्शन है ये आपके अल्कोहलिक कीओज के साथ अगर इसको क्या कर दिया जाए, अपने गर्म कर दिया जाए। एक्वस कीओज के साथ लेते जब तो अल्कोहल बनाता, लेकिन अल्कोहलिक कीओज के साथ जब क्लोरोएथेन को या RX को लेते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं इसको अपना, ठीक है। सेजेफ रूल के थ्रू अपने क्या बनती है, एल्कीन बनती है। हमारा पीछे पड़ा हुआ सारा, तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, ये C और ये K को प्रोडक्ट की फॉर्म में KCl निकल जाएगा। और ये जो बीटा कार्बन है, ठीक है ना, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ का OH, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2 निकल जाएगा। और जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा आपका इथीन बन जाएगा। तो ये आपकी तीनों रिएक्शन है। ये जो रासायनिक समीकरण लिखनी थी ये हमने लिख दी थी। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा था 18 का अपने सेकंड पार्ट। अब देखिए अब हमारा है डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो कह रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो हमारे को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका फॉर्मेशन करना है और फिर उसके बारे में हमारे को लिखना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, एक प्लेटिनम वायर होता है जो अपने प्लेटिनम ब्लॉक से अटैच होता है, ठीक है ना। वो जिस सॉल्यूशन के अंदर होता है उसकी मोलरिटी क्या होती है, 1 मोल होती है। 1 मोल ऑफ एसिड सॉल्यूशन होता है, उसे उसके अंदर डिप कर दिया जाता है। और एक अपने कांच के अपने जो ऊपर है वो अपने कांच की एक नली नुमा सन्न होती है जिसके ऊपर रख दी जाती है। फिर अपने क्या करते हैं, वहाँ से एक हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका अपने जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हमेशा कितना होता है, शून्य होता है, 0 होता है। उसे अपने किसी भी सेल के साथ अटैच करके एनोड या कैथोड के ऊपर जो भी रिएक्शन होती है उसके इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा हमारे को इसके अंदर लिखना था। अब 19 का जो आपका सेकंड नंबर है, देखिए 19 का सेकंड नंबर जो है क्वेश्चन वो देखिए वो क्या कह रहा है, सूक्ष्म सेल के उपयोग के दौरान एनोड और कैथोड पर होने वाली सेल अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ये कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग यूज ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर एनोड और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शंस होती है उसको आपको लिखना है। तो देखिए ड्राई सेल के अंदर ड्राई सेल जो होता है, ठीक है ना, सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए इसके अंदर आपका एनोड और कैथोड अपने जो होता है बना हुआ किसका होता है। एनोड जो होता है
एनोड के ऊपर तो आपका जिंक होता है, तो जिंक अपने क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, जिंक जो होता है वो OH माइनस आयन, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो KOH होता है, तो वो आपका OH माइनस आयन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। Zn अपने क्या करता है, 2OH से रिएक्ट करता है, क्या बना लेता है Zn+2, साथ के अंदर क्या बनाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ये तो एनोड की रिएक्शन है। सिमिलरली आपके जो कैथोड होता है, कैथोड के ऊपर कौन होता है, MnO2 होता है। तो ये जो MnO2 होता है ना, ये इसी वाटर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपने लेकर रिएक्शन शो करता है। तो ये बना क्या लेता है, ये बना लेता है Mn2O3, साथ में क्या बना लेगा आपका 2OH माइनस आयन। देन देखिए आप इसी का जो और वाला पार्ट है, और वाले पार्ट के अंदर आपका दिया हुआ क्या, जल व वायु के प्रश्न लोहे का संसरण कैसे होता है, वर्णन कीजिए। तो लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो कैसे लगता है, हाउ डज कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो देखिए आपको पता है ये जो लोहा होता है, ठीक है ना, और का अपने फर्स्ट पार्ट है हमारे को रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली के अंदर, उसके बारे में बता है। रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो आयरन होता है, ठीक है, ये एनोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, एनोड आयरन की सरफेस ऑफ एनोड की तरह बिहेव करती है। सबसे पहले ये Fe+2 आयन बना लेती है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन गैस है वो अपने क्या करेगा, H+ आयन से, H+ आयन और साथ के अंदर इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगी, 4 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन भी आपके, इनसे रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, 2 मोल्स ऑफ H2 बना लेती है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी ये कैथोड की रिएक्शन आती है। अब यहाँ पर ये तो Fe+2 आयन होते हैं, ये तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन है, लेकिन हमारे को तो पूरा रस्टिंग ऑफ आयरन बताना है। तो देन आपका ये जो Fe+2 आयन होता है ये क्या करता है, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बना लेता है Fe2O3 और साथ के अंदर H+ आयन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ये Fe2O3 जो बनता है फेरिक ऑक्साइड, ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल के साथ अपने X मॉल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और क्या बना लेता है, Fe2O3 डॉट X H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर रस्ट बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको रिएक्शंस लिखनी थी और इन्हीं को आपको क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना था। इससे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स। हम क्या कहेंगे, जो लोहे की सरफेस होती है, ठीक है ना, लोहे की सरफेस पे क्या होता है, जो लोअर सरफेस है वो एनोड की तरफ बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करके Fe+2 बनाता है। कैथोड जो ऑक्सीजन गैस भी है, तो ठीक है, वो ऑक्सीजन गैस अपने कैथोड पर अपने हाइड्रोजन आयन जो आपकी सरफेस है वहाँ पर बहुत सारे अपने एसिड का भी एक अपने क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, H2CO3 एसिड बनता है, तो वो अपने H+ आयन प्रोवाइड कराता है। तो वो H+ आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने क्या वाटर बना लेता है। ये जो Fe+2 आयन एनोड पर बने हुए ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ये फेरिक ऑक्साइड वापस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, रस्टिंग। ये आपका जंग का सूत्र है, इससे आपके क्या होता है, लोहा खराब हो जाता है, ठीक है। ये हमारे को सारा समझाना था। अब अपने ये है 19 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसका अपने और के अंदर ये सेकंड पार्ट, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है मरकरी सेल के उपयोग के दौरान एनोड और कैथोड पर होने वाली सेल अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। राइट द इक्वेशन ऑफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग यूज ऑफ मरकरी सेल। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका मरकरी सेल के एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखनी। तो सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए जो एनोड जो होता है वो एनोड किसका होता है, तो जिंक अमलकम का होता है इसके अंदर, ठीक है। कैथोड जो होता है वो किसका होता है, वो ग्रेफाइट का होता है इसके अंदर, ठीक है, सॉरी ग्रेफाइट क्या HgO, ठीक है ना, और प्लस कार्बन, मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन का होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका KOH, ठीक है। इस तरह से ये तो आपका मर्क्यूरी सेल का कुछ क्या है, एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एनोड पर अपने क्या होगा, एनोड की रिएक्शन लिख रहा हूँ। एनोड पे जो जिंक है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, सॉरी एनोड पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन KOH है तो ये OH माइनस आयन अपने प्रोवाइड करेगा। तो एनोड पर वो Zn OH माइनस आयन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Zn+2 और साथ में क्या बना लेगा, आपका वाटर बना लेगा और साथ में क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड के ऊपर जो आपका HgO है, ठीक है ना, ये जो HgO है ये वापस अपने वाटर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर अपने क्या बना लेगा, Hg अलग हो जाएगा और साथ में क्या बना लेगा, 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन बना लेगा। तो ये तो आपकी एनोड की रिएक्शन है और ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका जो फर्स्ट है वो कह रहा है लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, उसका आईपीसी नेम लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए आईपीसी नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन रेड आर्ट। देखिए आप 20 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका लाल चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का आईपीसी नेम। देखिए इसमें होता है मीथेन आइटम, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम, ठीक है ना। रेड आर्ट के जो डंक है उसमें कौन सा हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। कॉमन नेम पूछता उसका क्या नेम हो जाता, फॉर्मिक एसिड हो जाता। देना वगैरह कैनिज़ार और अभिक्रिया को उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। एक्सप्लेन द कैनिज़ार रिएक्शन बाय गिविंग सुटेबल केमिकल इक्वेशन। देखिए कैनिज़ार रिएक्शन के लिए हमारे को पता है कैनिज़ार रिएक्शन कौन देते हैं, आपके कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं। कौन से, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्साइड होता है और कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो हम अपने ये ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करवा देते हैं। इसके अंदर ये इसके साथ पार्टिसिपेट करता है, तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और NaOH का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पे चला गया, तो ये क्या बना लेगा, CH3OH का फॉर्मेशन कर लेगा। साथ के अंदर यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो HCO और ये ONO इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये तो आपका बन गया मीथेनॉल और ये क्या बन गया, सोडियम मीथेनोएट, ये सॉल्ट बन गया आपका, ठीक है, ये अल्कोहल बन गया, ये सॉल्ट बन गया। तो ये आपका क्या कैनिज़ारो रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। देन आपका सी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि आपके पास CH3COON है, ठीक है ना, सोडियम एसिटेट है। इसको आप अपने क्या करते हो, हीट करते हो, किसकी प्रेजेंस के अंदर, सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH प्लस CaO। इसकी प्रेजेंस के अंदर आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। तो ये तो कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी है डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या बनता है, 1 लेस कार्बन ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से अपने क्या होगा, Na2CO3 अपने इस रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा और साथ के अंदर इसके अंदर क्या बन जाएगा, CH4 मीथेन बन जाएगा। ये आपका बन गया ए कंपाउंड। ये कह रहा है ए का रासायनिक सूत्र लिखे थे, ए का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो गया, मीथेन हो गया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट। और के अंदर इसका सेकंड पार्ट दे रहा है आपको, सिरके में उपस्थित अम्ल का आईपीसी नाम लिखिए। तो सिरके यानी विनेगर, तो देखिए सिरके या फिर विनेगर के अंदर जो है अपने एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड, लेकिन इसने आईपीसी नेम पूछा है तो उसका क्या नेम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोजेनमूल को उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। तो देखिए रोजेनमूल क्या होती है, जब एल्केनॉल क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है ना, एल्केनॉल क्लोराइड के लिए मैं यहाँ पर बेंजोनॉल क्लोराइड ले लेता हूँ लोग, और तो क्या, जब बेंजोनॉल क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, जब बेंजोनॉल क्लोराइड का अपचयन किसकी प्रेजेंस के अंदर हम करते हैं, PD प्लस BaSO4 की प्रेजेंस में करते हैं, PD प्लस BaSO4 की उपस्थिति में करते हैं, तो अपने क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो देखिए ये जो है बेंजोइल क्लोराइड, ये आपका बेंज एल्डिहाइड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, एक HCl की फॉर्म में अलग हो गया। तो ये आपकी क्या है, रोजेनमूल रिडक्शन रिएक्शन है। फिर ये कह रहा है थर्ड इसी का पार्ट, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, थर्ड रिएक्शन बेंजीन बना रखा है, बेंजीन के साथ इसने लिख रखा है CO डॉट HCl और साथ में इसने लिख रखा है एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में इसने लिख दिया CuCl। तो ये देखिए, ये पहले तो हमारे को ये पता लगा कि रिएक्शन कौन सी है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी है गाटरमान रिएक्शन। अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर ये जो CO और HCl दिया हुआ है, ये आपस के अंदर अटैच होकर क्या बना लेंगे, HCOCl बना लेंगे, ठीक है ना, HCOCl बना लेंगे। अब अपने क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl, ये सेपरेट हो जाएगा। तो क्या निकल गया, अपने HCl निकल गया और यहाँ से Cl निकल गया, ये CHO ग्रुप जाके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ऊपर वाले जो रिएक्शन थे रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, उसमें भी बेंजल्डिहाइड बन रहा है या एल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ एग्जैक्ट क्या बन रहा है आपका बेंजल्डिहाइड ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ बेंजीन दिया हुआ है। ये गाटरमान रिएक्शन है। इस तरह से आपका ये जो पेपर है वो हमने क्या किया, कंप्लीट किया। टोटल 56 मार्क्स का पेपर था, इजी सा ही पेपर था। आपने उम्मीद करता हूँ जो मैंने करवाया आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।